हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके अंदर अभी चल रहा है पार्ट 4 गॉस लॉ, जो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 एंड राइट नाउ वी आर ऑन टॉपिक नंबर 4। हम लोग गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ प्रूफ करके देख रहे हैं। बेसिकली इन्फानाइट लीनियर चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हम लोगों ने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है। शेल, सॉलिड स्फेयर, सिलेंडर एंड थिक एंड थिन शीट्स, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग बेसिकली इस पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है ई पार्ट। शेल के बारे में, सॉलिड स्फेयर के बारे में और सिलेंडर के बारे में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था पिछली वीडियोस के अंदर। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अटैच्ड होगी, आप उसमें देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के दोनों थिन शीट एंड थिक शीट्स, और बेसिकली ये 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पैरेलल प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एक शीट की वजह से, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया था पहले ही विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। राइट नाउ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग गॉस लॉ को यूज़ करके थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कुछ कंडक्टर के बारे में, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। कायदे से तो ये चैप्टर 2 में आनी चाहिए थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो चैप्टर है क्लास 12th एनसीईआरटी का, लेकिन मैं इसको यहीं पे समझा रहा हूँ बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर ये यूज़ हो जाता है, जो आपके जेईई मेंस और एडवांस में बेसिकली आते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं उसको चैप्टर नंबर 1 के अंदर कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और मैं आपको टॉपिक्स दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी मार्कअप कर दी कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, सो दैट आपको ऑलरेडी एक फेयर आइडिया हो जाएगी क्या क्या चीज़ें हैं जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये सारा पुरानी वीडियोज़ के कंटेंट हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है जो आपको स्क्रीन पर दिखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट्स, और उसके अंदर जो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे के सारे कवर करने वाले। कंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज़, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट्स क्या होती हैं, थिन शीट्स या थिक शीट्स क्या होती है, बेसिकली थिन थिक होता क्या है वो समझाऊंगा मैं यहाँ पे। इन्फानाइट लार्ज शीट्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि हम लोग ऐसा क्यों पढ़ते हैं इन्फानाइट शीट, जबकि रियलिटी में इन फिजिकल सेंस इन्फानाइट नाम की कोई शीट तो होती नहीं जो हम लोग कभी कंसिडर करने वाले हैं केसेस में अपने, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर भी। तो और इसके अलावा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको कैविटीज़ के बारे में बताऊंगा जो कंडक्टर के अंदर जनरेट हो जाती है, तो क्या होता है, एक न्यूमेरिकल भी करा दूंगा उसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज की इस वीडियो का होगा कंडक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। कंडक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ओके, तो कंडक्टर्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, है ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप इनके बारे में। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो करंट को कैरी करते हैं ना, यानी कि कंडक्टर्स बेसिकली क्या होती हैं, दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट कैन अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो होता क्या है कंडक्टर्स के अंदर, हमको जो यहाँ पे समझना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेंस में वो ये समझना है कि कंडक्टर्स हैव फ्री or loose electrons that move when a conductor is placed in an electric फील्ड। ठीक है, ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। कंडक्टर्स वो डिवाइसेस होती है जिनके साथ क्या होता है, अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, यानी कि उसके ऊपर पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई कर दो बैटरी लगा के, तो क्या होता है उसमें से करंट जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है, यानी कि उसमें जब आपने कोई बैटरी नहीं लगा रखी होती है, तो उसमें से कोई करंट फ्लो करता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं करता। आपने छुआ होगा, लोहे की रॉड को छू लो, किसी भी चीज़ को छू लो, आप नॉर्मली घर पर पड़ी हुई है, तो ये थोड़ा ना आपको करंट लग जाएगा उससे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है कंडक्टर्स की जो हम लोग को यहाँ पर समझनी है, जो है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, लेकिन कई बार गड़बड़ कर जाते हैं बच्चों जो है ना, उसको थ्रू न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग उसको कंसोलिडेट करके समझने की कोशिश करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी है, वो ये कि इनसाइड अ कंडक्टर के अंदर, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो। इस सेंटेंस के अंदर 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ऑलवेज और एक ज़ीरो। ठीक है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज क्या, ज़ीरो। और ये मैं सिचुएशन कौन सी बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं, यानी कि करंट वरंट नहीं चल रहा अभी यहाँ पे। हम लोगों ने कोई बैटरी नहीं लगा रखी है बाहर। ठीक है, कंडक्टर के बाहर मैंने कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगा रखा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दौरान अगर कोई भी कंडक्टर आपको दिया हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, हमेशा ज़ीरो रहने वाली है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है, तो आंसर बड़ा सिंपल सा देखो। सपोज करो, मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। सपोज
कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर उसके, सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, तो क्या होगा उसकी वजह से, आप खुद सोचो जरा ध्यान से। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी कंडक्टर के अंदर, एक रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल व्हाट, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई अ फोर्स, है ना, कौन सा फोर्स, ई, ये वाली फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, क्यू ई होता है ना, तो क्यू क्या, कौन सा, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, हम लोग ई से डिनोट करते हैं, दैट इज वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई अ फोर्स, कौन सा वाला, ई, ड्यू टू विच देयर विल बी अ करंट, है ना, देयर विल बी अ करंट इन कंडक्टर, सही बात है कि नहीं। पर ऐसा कुछ सुना है आपने कि ऐसा कोई कंडक्टर में करंट रहे, तो मैंने बताया ना आपको, अगर आप लोहे की रॉड को पड़े हुए छुओगे तो उसके अंदर अभी कभी भी आपको करंट नहीं लगने वाला। इसका मतलब डेफिनेटली जो अंदर उसके जो लूज इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनके साथ क्या, और उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही और कोई कंटिन्यूस मोशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज वाई ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो आने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला मैंने इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन अगेन रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो इस तरह से ओवरऑल मूव कर रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूरे सिस्टम की, यानी कि उस पूरे कंडक्टर की आने वाली है, वो जीरो रहने वाली है, ठीक है। एज सून एज यू अप्लाई अ बैटरी, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलाइन कर जाती है प्रॉपरली एक डायरेक्शन में, एंड दैट इज वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव, ठीक है। तो राइट नाउ इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, वाई, बिकॉज मैंने आपको रीजन समझा दिया कि इफ देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर देन दैट विल पुश द इलेक्ट्रॉन्स toward a particular direction, and in that case there will be a current inside a conductor, that does not happens in a real life, ठीक है। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, आउटसाइड अ कंडक्टर, आउटसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the surface, ठीक है। आउटसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये बहुत जरूरी बात है जो हमको यहाँ पे ध्यान देनी है। इसका क्या मतलब है इस बात का, मैं वही बता देता हूँ आपको। देखो हुआ क्या, सपोज करो, मान लो ये हमारा एक सरफेस है, कोई कंडक्टर है, मैंने ये ले रखा है, ठीक है, इस तरीके से सरफेस है ये ए बी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैंने बना दिया है, पी से मार्क कर दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है, ठीक है। टेंजेंशियल नहीं बोलेंगे, एक तरीके से ऑब्लिक बोलेंगे, टेंजेंशियल मतलब तो टच करता हो जाए ना कर्व से, टेंजेंशियल नहीं है, ठीक है, ऑब्लिक है, कोई एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा होगा। अगर मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ और यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, ठीक है, तो ई के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कौन सा, ये वाला जिसको बोलेंगे ई कॉस थीटा, और एक बन जाएगा ऊपर जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, ई साइन थीटा। अब आप मुझे खुद बताओ, जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने देगा ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कौन है, ई कॉस थीटा, विल कॉज, क्योंकि देखो आप यार नोटिस करो तो पैरेलल फील्ड नहीं होगी। अगेन मैंने क्या बताया था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है, और सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अभी इमेजिन करो अगर सरफेस पे अगर फील्ड ऑब्लिक है, जैसे मैंने अभी शो करा है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बन जाएगा ई कॉस थीटा वाला और एक बन जाएगा कौन सा वाला, ई साइन थीटा वाला। तो अगर इस सरफेस के ऊपर कोई फ्री चार्जेस हैं, कोई अगर मान लेते हैं फ्री चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं मे बी, अगर कोई फ्री चार्ज होगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई कॉस थीटा वाली, ये क्या कर देगी, वर्क डन कर देगी। क्यों कर देगी वर्क डन, यार सिंपल सी चीज़ है, देखो इस तरफ को लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा, तो यानी कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, यहाँ पे फोर्स लग रही है। और अगर फोर्स यहाँ पे लगेगी, ठीक है, और चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे, तो क्या होगा, ये रिपेल होंगे, ठीक है, यानी कि जो चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, चार्जेस क्या करेंगे, सारे के सारे भागने की कोशिश करेंगे, मूव करेंगे। तो यानी कि सरफेस के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो मूव कर जाएंगे, है ना, बाय विदाउट एनी, क्या हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं, हम लोगों ने बस एक काम किया और वो काम ये था कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, ठीक है। क्यों लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका भी एक सिंपल सा रीज़न है, इसलिए लग रही है कि जो चार्जेस रखे हुए हैं, जो मैंने ए टू बी में जो आपके सामने चार्जेस रखे हैं, सारे के सारे जो नेगेटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चार्जेस कर क्या रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। और मैंने ये माना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तो बहुत बेसिक सी बात है, ऑब्लिक होगी, जैसे यहाँ पे शो हो रही है। अगर ये ऑब्लिक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्लिक होगी तो ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा नाम के दो कंपोनेंट बनेंगे, और ये जो ई कॉस थीटा है ये क्या करेगा, चार्जेस को मूव कर देगा। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर ई साइन थीटा क्यों नहीं मूव करेगा, है ना, ई साइन थीटा क्यों नहीं मूव करेगा, यानी कि ई साइन थीटा चार्जेस को क्यों नहीं मूव करवाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, सरफेस ये वाला है, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज मूव करेगा, और फोर्स कहाँ लग रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो यानी कि ये वाली फोर्स तो कभी भी, यानी कि जो परपेंडिकुलर फोर्स है F1 ले लें अगर इसको, तो ये वाली फोर्स तो कभी भी चार्ज को मूव नहीं करवा पाएगी। जो फोर्स मूव करवा पाएगी कौन सी वाली फोर्स है, वो ये वाली है। बट हम लोगों ने ये देखा है कि अगर हम लोग चार्जेस सप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर को उसकी प्लेट के ऊपर, तो वो चार्जेस कभी भी मूव नहीं करते, यानी कि दे आर एट रेस्ट। इससे ये हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट को कंप्लीटली। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा विल कॉज द मोशन ऑफ एक्सेस चार्जेस केप्ट एट द सरफेस, ठीक है, केप्ट एट द सरफेस, एंड वी नो दैट दिस नेवर हैपन्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस नेवर हैपन्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोगों ने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि भाई ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहनी चाहिए हमेशा, ई मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ अ चार्ज इज सप्लाइड टू अ कंडक्टर, अगर आपने कभी भी चार्ज सप्लाई किया कंडक्टर को, देन ऑल ऑफ इट विल रिसाइड एट द सरफेस, विल रिसाइड एट द सरफेस। आई होप इतनी सी बात भी आपको समझ में होगी कि इफ अ चार्ज इज सप्लाई टू अ कंडक्टर देन ऑल ऑफ इट विल रिसाइड एट द सरफेस, यानी कि कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकता। वाई, बिकॉज अगेन आप सोचो जरा ना ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 1 कैसे भाई कैसे, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन तो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हुआ क्या, इफ देयर इज एन एक्सेस चार्ज, आप नोटिस करो, इफ देयर इज एन एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, अगर कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट जीरो, इट मीन्स करंट, बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मैंने क्या बताया, करंट तो अंदर पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल में इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन के अंदर, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक्सेस चार्ज वाला लॉजिक भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने समझ ली। अब इसके बाद एक और बात यहाँ पे समझ लेते हैं, वो क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। राइट नाउ बस अभी के लिए आप इसको जो ना अभी के लिए रट लीजिए एक तरीके से। मैं आगे चल के जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाऊंगा तो मैं दोबारा इस बात को रिविजिट करूंगा। जैसे मैंने कंडक्टर के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वगैरह ऑलरेडी पहले भी बता दिया है, पर मैं आज थोड़ा सा इसको दोबारा से कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, फ्लो बनाने के लिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, सो दैट कुछ भी गैप्स ना रहें आपकी स्टडीज़ के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज कांस्टेंट, इसको होल्ड पे रखते हैं, इसका रीजन क्या है आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड थर्ड पॉइंट, इफ अ चार्ज इज सप्लाइड टू द कंडक्टर इट विल ऑलवेज रिसाइड एट इट्स सरफेस, यानी कि अंदर कभी भी नहीं जाने वाला ही है, ठीक है। इवन इफ देयर इज अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर देन ऑल्सो देयर विल नॉट बी एनी एक्सेस चार्ज, ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इफ देयर इज एनी कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर देयर विल नॉट बी एनी एक्सेस चार्ज देयर, वहाँ पर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतनी सी बातें आपको समझ में यहाँ तक आ गई होंगी, और इसी 6th प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का डेवलपमेंट हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग
क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने किसी भी कंडक्टर को, मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर ये कैविटी है, कट है, ठीक है, अगर आपने किसी भी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से पार करके नहीं जा रही है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ये जो पोर्शन है ना, ये अंदर वाले, ये सारे के सारे मैंने देखो रब कर दिया। मैं यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर कोई भी कंडक्टर को विद कैविटी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख भी दिया तो इधर की तरफ जो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। आपको ये वाली बात यहाँ पे छोटी सी याद रखनी है, ठीक है। तो जो भी चार्जेस आप सप्लाई करोगे सारे के सारे सरफेस पे चले जाएंगे और अंदर इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो। इन सब के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं थोड़ी देर में और डिटेल में। अब मैं आपको गॉस लॉ के थ्रू मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएंगे। अभी के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को आप याद कर लीजिए, जो मैंने बातें बताई हैं अब इनको यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो था कंडक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये मैंने कवर करा दिया। अब सेकंड पार्ट है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट्स क्या होती हैं, बेसिकली उनके बारे में बताऊंगा। थिन शीट, थिक शीट, पता नहीं कई की किताबों में ये भी लिखा होता थिन शीट, थिक शीट। इसका मतलब क्या है इस बात का, वो समझाने की मैं आपको यहाँ पर कोशिश करता हूँ। कई लोग प्लेट और शीट में डिफरेंस बना देते हैं कि भाई प्लेट इसको कहते हैं, शीट इसको कहते हैं। ये सारी बातें मुझे ना थोड़ी सी मतलब अजीब लगती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा गलत है, ये क्या भी है, लेकिन मुझे सही नहीं लगती हैं सारी की सारी बातें। बाकियों को सही लगती हैं, कुछ रीज़न होगा उनके पास, पर मुझे ये थिन शीट, थिक शीट ना, इनके सारे बारे में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं कि भाई ये क्यों ऐसा बोलता है। तो मेरे को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग लगती है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है देखो, मतलब अगर मेरे हिसाब से इफ़ अ शीट बोलो चाहे प्लेट बोलो, पता नहीं भाई, वैसे तो शीट बोलते हैं ज़्यादातर लोग, जो बहुत पतली होती है, ठीक है। इफ़ अ शीट इज़ वेरी थिन, है ना, जो शीट को होना भी चाहिए। इफ़ अ शीट इज़ वेरी थिन, मैं तो ये बोलूँगा इट कांट बी अ कंडक्टर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कोई शीट बहुत ज़्यादा थिन हो तो इट कांट बी अ कंडक्टर। अब ये पहला प्रॉब्लम पता है कि थिन वर्ड क्या होता है। देखो थिन और थिक, ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स होते हैं ये रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव है ना, सही बात है कि नहीं है यहाँ से तक, ठीक है। आपका वेट मान लेते हैं, आपका जो मास है 70 किलोग्राम है, ठीक है। आपके सामने कोई और बंदा आ जाए जिसका 50 किलोग्राम हो, तो आप क्या उसके सामने थिक हो जाओगे, हैं भाई, आप मोटे हो उसके सामने, सही बात है। लेकिन कोई और बंदा भी हो आपके सामने जो 90 किलो का हो, तो आप उसके सामने थिन हो जाओगे। तो दैट इज़ वाई थिन एंड थिक ना रिलेटिव टर्म्स होते हैं। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इनको ना एक आइसोलेशन में या फिर इंडिपेंडेंटली यूज़ करना चाहिए। जब हम लोग बोलते हैं थिन शीट, तो थिन शीट कैसे बोल सकते हो आप किसी चीज़ को, शीट को थिन है, अनटिल अनलेस आपके पास एक और शीट ना रखी हो जो कंपेरेबल के लिए कंपेरेटिव हो कि भाई हाँ यार इस शीट के रिस्पेक्ट में ये वाली शीट थिन है। दैट इज़ वाई मैं ये वाली लाइन यूज़ नहीं करता यहाँ पे। मैं सिंपल सी चीज़ बताऊंगा आपको कि थिन और थिक में आपको समझना होगा। अगर कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो आप इसको ऐसे याद रखें, अगर थिक होगा तो कंडक्टर होगा और अगर थिन होगा तो नॉन कंडक्टर होगा। सिंपल सी बात है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं वो भी बताने वाला हूँ। देखो अगर थिन होगा तो क्या होगा, नॉन कंडक्टर, ठीक है, और अगर थिक होगा तो कंडक्टर होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका एक सिंपल सा रीज़न है यार। अगर मान लेते हैं कि वो थिन कंडक्टर है, मान लिया मैंने कि थिन कंडक्टर है, बहुत ही थिन है। थिन का मतलब क्या है कि कोई गैप ही नहीं है ना, कोई गैप ही नहीं है बीच में उनके। अगर कोई कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा थिन है, इतना पतला कि मतलब हद ही पार कर दी उसने सारी पतले होने की, तो इफ़ द कंडक्टर इज़ वेरी थिन, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज़ नो इनसाइड ऑफ कंडक्टर, नो इनसाइड। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं, इनसाइड, यानी कि ये जो मान लेते हैं कंडक्टर है, तो ये अंदर का ये जो पोर्शन है ये इनसाइड है, लेकिन ये इनसाइड ही नहीं है। देयर इज़ नो इनसाइड, है ना। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी तो उसके अंदर कोई इनसाइड नहीं होगा, और अगर कोई इनसाइड नहीं होगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये बात पे कैसे डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है, इसके बारे में क्या हो जाएगा, है ना। व्हाट अबाउट दिस, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन भाई आपने तो बोला कंडक्टर इतना थिन है कि इनसाइड की कोई बात ही नहीं हो रही है वहाँ पे। अगर इनसाइड की कोई बात ही नहीं हो रही है वहाँ पे, तो ऑलरेडी एक, आपको नहीं लग रहा है कि एक नॉनसेंस सी बात हो जाती है। बिकॉज देखो कंडक्टर के अंदर बेसिकली होता क्या है, हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। हम एक चैप्टर 12th क्लास की फिजिक्स में ही है, सेकंड बुक का, सेमीकंडक्टर, उसके अंदर हम लोग ना थ्योरी पढ़ने वाले, कंडक्शन बैंड थ्योरी। उसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसके बाद एक बीच में छोटा सा एक एनर्जी गैप होता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको ज़्यादा पिक्चर में सही रहेगा, मैं बोले जा रहा हूँ ज़्यादातर, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, ये होता है एनर्जी गैप, और ये होता है कंडक्शन बैंड,
ये होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। अगर ये एनर्जी गैप अगर जीरो है नियरली आपका, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर गए एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ईजिली कंडक्शन बैंड में घुस सकता है। कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जहाँ पे करंट फ्लो होता है ईजिली, ठीक है। वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जहाँ पे लूज इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो एनर्जी गैप है ये नियरली जीरो है, नेग्लिजिबली जीरो है हमारा, तो इसका मतलब है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, और वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है हमारी कंडक्टर, ठीक है। अगर इनके बीच में गैप बहुत ही ज़्यादा एक पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग बोल देते हैं उसे कि इंसुलेटर है। और अगर एक ठीक ठाक सा गैप है, यानी कि ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचे है, एक नॉमिनल सा गैप है जो कुछ कुछ सिचुएशन में ओवरकम किया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। इतनी सी बात हमको समझ में आ गई। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे यार कि अगर कोई चीज़ कंडक्टर है, कोई चीज़ कंडक्टर है, तो होगा क्या उसके साथ, होगा ये यार उसके पास एक कंडक्टिंग मीडियम, अंदर एक मीडियम तो होना चाहिए ना। लेकिन आपने क्या बोला, आपने बोल दिया थिन है, तो यानी कि कोई अंदर वाली बात ही नहीं है, कंडक्टिंग मीडियम की कोई बात नहीं है। पर ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। दैट इज़ वाई फॉर मी आई थिंक द कंडक्टर शुड ऑलवेज बी थिक। वो कभी थिन हो ही नहीं सकता। थिक कितना थिक, अब कितना थिक ये भी इंपॉर्टेंट है। थिक का मतलब मेरा कहने का ये है 3 एटम थिक हो जाएगा, 4 5 6 7 एटम थिक, ये बहुत थिन है वैसे देखा जाए तो, है ना, हमारी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। पर रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा है कंडक्टर्स के लिए, ठीक है। 5 एटम थिक होने का मतलब भी है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आराम से इजीली मूव कर सकते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कहने का कि वेन एवर समवन इज टॉकिंग अबाउट थिन शीट्स, तो उसका मतलब कहने का उनका ये होता है नॉन कंडक्टिंग शीट्स है वो, ठीक है। तो इफ अ थिन कंडक्टर देन देयर इज नो इनसाइड, इफ देयर इज नो इनसाइड हाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड दैट, ठीक है। ओके, तो आई होप इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नॉन कंडक्टर के ऊपर। नॉन कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं थिन शीट्स, ठीक है। नॉन कंडक्टर को हम लोग बोल देते हैं क्या, थिन शीट्स बोल देते हैं, ठीक है। कैसे थिन शीट्स, एग्जांपल कैसे थिन शीट्स का, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने क्या ले लिया, आपने प्लास्टिक की कोई रैप ले लिया होगा मे बी, उसके सरफेस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आके चिपक गए या एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। उस तरह से कोई भी फॉइल ले लिया हमने, प्लास्टिक रैप बोल दो, फॉइल बोल दे की बात है, उसके सरफेस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए। कभी कभी होता है ना, आपने नोटिस करोगे जैसे आपकी नोटबुक के ऊपर कोई पतली सी पन्नी कवर जो चढ़ा होता है एकदम लैमिनेशन टाइप, उसके ऊपर आप हाथ रगड़ते हो तो हल्का सा क्या होता है, वो बाल खींचते हैं उसकी तरफ को जाके, है ना, बाल हमारे खड़े से हो जाते हैं उसके पास जाते ही, तो इसका मतलब डेफिनेटली उसके पास कुछ चार्जेस थे जो हमारे बालों को खींच रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हम लोग कह सकते हैं कि एक थिन सी शीट्स है और उसके ऊपर क्या हो गया, चार्जेस एक्यूमुलेट हो रखे हैं, ठीक है। तो वेन एवर आई विल बी ड्रॉइंग थिन शीट्स, जैसे मे बी मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, ये थिन शीट है, ये मैंने लेटरल व्यू बनाया, साइड का व्यू है, ठीक है, और इस पर चार्जेस रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो अगर इसकी थिकनेस बहुत ही कम है ना, यानी कि ना के बराबर नेग्लिजिबल है, तो यानी कि वो नॉन कंडक्टिंग प्लेट होगी या फिर आप इसको थिन शीट बोलोगे, ठीक है। और अगर इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप है तो फिर डेफिनेटली क्या है, ये कंडक्टर होने वाला, ठीक है। अब मैं आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात यहाँ से तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर आई होप इतनी सी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि थिन किसको बोल सकते हैं हम लोग, थिन का मतलब हो जाएगा नॉन कंडक्टर और थिक का मतलब क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात यहाँ पे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग यहाँ पे करते हैं वो ये करते हैं कि इन्फानाइट क्यों लेते हैं हमेशा, हर एक चीज़ को इन्फानाइट शीट ही क्यों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन्फानाइट शीट क्यों बोलते हैं हम लोग, देखो अगर मैं फाइनाइट शीट ले लूँगा तो क्या होगा, हर एक चीज़ है ना हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से, यानी कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लो मैंने कोई फाइनाइट शीट ले लिया, ठीक है, मान लो ये शीट है मेरे पास और ये मैंने फाइनाइट ले ली। पता प्रॉब्लम क्या होती है इन शीट्स के साथ, इन शीट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जो इनके कोने होते हैं, एंड पॉइंट जिनको एज इफेक्ट भी बोलते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बीच में क्या होगा, बीच में तो देखो कितना सिंपल ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, बहुत बढ़िया है ना, इस तरफ को निकलेगी, इस तरफ को निकलेगी, समथिंग लाइक दिस, ऐसे निकल रही है, ठीक है। कोनों में क्या होगा, कोने में ऐसे भी चली जाएगी, ठीक है। ये अब प्रॉब्लम यहीं पे सारी की सारी हो जाती है, ये जो कोने हैं हमारे पास, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इरेगुलर हो गई हैं, यानी कि इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एजेस होती हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा इरेगुलर हो जाएगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो आप कैसे किसी गॉस लॉ किसी भी चीज़ से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट वी डू इज़ वी सिंपली स्टे वेरी क्लोज टू द, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इन्फाइनाइट शीट की जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि वी विल स्टे वेरी क्लोज टू द शीट, बोलो चाहे मैंने बताया ना थिन हो थिक हो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी, जब मैं थिन या थिक वर्ड यूज़ करूँगा आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। थिन का मतलब नॉन कंडक्टिंग, थिक का मतलब कंडक्टिंग, ठीक है। तो राइट नो वट एवर कोई भी हो, थिन हो चाहे थिक हो, मैंने ये बोला अगर आप उसको इन्फानाइट कंसिडर कर रहे हो तो इसका बेसिकली एक ही मतलब है कि यू आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू
दैट शीट, हाउ क्लोज, तो आंसर इज लाइक 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बट इन सेंटीमीटर्स नॉट इन मीटर्स और किलोमीटर्स, ठीक है। तो बिल्कुल आप शीट के बिल्कुल पास में खड़े हो, और अगर आप किसी बिल्डिंग के बिल्कुल पास में खड़े हो जाते हो तो वो बिल्डिंग क्या लगती है आपको, बहुत बड़ी लगती है। आपको अपनी गर्दन उसके कोने तक देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितना पास जाओगे बिल्डिंग के, यहाँ नोटिस करो, आपने पढ़ाई है ना तो ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी की सारी बातें है ना। ये देखो ये वाला एंगल, अगर पास में जाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा, यानी कि गर्दन आपकी क्या हो, आप जितना पास जाओगे ये बिल्डिंग आपको उतनी ही क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, है ना। वही सेम यहाँ पे एनालॉजी हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि इनफाइनाइट शीट का बेसिकली यही मतलब है कि वी आर स्टेइंग वेरी क्लोज टू द फाइनाइट शीट, एंड दैट इज वाई वी कैन कंसिडर इट एज एन इनफाइनाइट शीट बाय इग्नोरिंग ऑल दीज क्या एज इफेक्ट्स, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। राइट नाउ ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना तो मुसीबत हो जाएगी अगर ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। अभी तो लग रहा होगा ये सब क्या है, ये छोटी सी चीज़ें हैं तो समझ में आ रही हैं जल्दी जल्दी, पर कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाइएगा सारी बातों को। ओके, तो अब हम लोगों ने थिन शीट थिक शीट के बारे में देख लिया अच्छे से। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला हूं मैं नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास है कोई अजीबोगरीब सी शीट है, ये रही, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बना दिया और इसको मैंने किसी तरीके से प्लास्टिक रैप में भी इसको मैंने चार्ज दे दिया कुछ प्लस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये हमने इसमें चार्ज भर डाला सारा का सारा, ये चार्ज है। अब होता क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी बाहर। हम लोग क्या करेंगे, इसके बिल्कुल पास में आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। मे बी यहाँ पे इस पी पॉइंट पे, पास या दूर से वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको बताया ना अगेन, जितना पास हो रहा उतना ही ज़्यादा आपका जो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, जब आप फाइनाइट शीट के लिए कैलकुलेट करते हो ना तो थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर इनफाइनाइट शीट होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, लेकिन एक्यूरेटली मैंने बताया आपको इनफाइनाइट शीट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो जितना आप एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हो उतना पास में खड़े रहना है इसके, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि डिस्टेंस पर डिपेंड करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पास के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो मैं करने वाला क्या हूँ, सिंस इसका जो सरफेस है, सरफेस काफ़ी अनइवन है, मैंने एक रैंडम सी चीज़ ले रखी है, सरफेस मैंने क्या ले रखा है इसका, अनइवन सा ले रखा है, ठीक है तो ये शीट ही प्लेट सी, ठीक है, लेकिन क्या है ये सरफेस अनइवन होगा काफ़ी ज़्यादा। तो जितना छोटे से छोटा एरिया ले सकते हैं हम लोग, जितना छोटे से छोटा एरिया लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो मैंने छोटा सा यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, छोटा सा मैंने यहाँ पे बना डाला गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर बना दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये मैंने बना डाला यहाँ से तक, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है काइंड ऑफ, यानी कि आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको जो है ना ये शीट सामने की तरफ का ये हिस्सा दिख रहा होगा, ठीक है। जो बंदा पीछे खड़ा होगा उसे पीछे निकलता हुआ दिख रहेगा। मैं यहाँ पे साइड व्यू दिखाता हूँ आपको इसका कि साइड से कैसी दिख रही है ये। तो देखो साइड से कुछ ऐसे दिख रही होगी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। साइड से इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, सीधा बनाए इसको, तो उसके लिए हम लोग इंक टू शेप करते हैं एंड, ठीक है, एंड डन डन डन, ठीक है। तो ये सीधा हो गया एकदम करेक्ट। अब हम लोग इसके अंदर ये साइड व्यू मैंने दिखाने के लिए बना आपको, इस पोर्शन का, कौन से वाले पोर्शन का, मैं यहाँ पे इसको पिंक से शेड कर दे रहा हूँ, मैं इतने पोर्शन का आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ले रखा है रीजन, ठीक है। ये सर्कुलर पोर्शन ही है, यहाँ से बस मैंने किनारे यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, एजेस कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो चार्जेस दिख रहे होंगे आपको वो ये दिख रहे होंगे प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये चार्जेस दिख रहे हैं, सरफेस पे चार्जेस हैं, ठीक है, अंदर अंदर नहीं है, सरफेस पर ही रखे हुए हैं यहाँ से तक, ठीक है। और जो गॉसियन सरफेस है वो ऐसे आर पार करता हुआ फाड़ता हुआ निकल गया यहाँ से तक बाहर, ठीक है, करेक्ट। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये कोना भी जो है ना इसका वो भी क्या है, गोल ही है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब हुआ क्या, होगा ये कि इसकी वजह से, इन प्लस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे भी निकलेंगी, बाहर को निकलेंगी, सही बात है ना, और यहाँ पर भी निकलेंगे, बिल्कुल सही बात है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये वाला फ्लक्स को मैंने φ1 मान लिया और यहाँ वाले फ्लक्स को मैंने क्या मान लिया, φ2 मान लिया। इस वाले सरफेस से, कौन से सरफेस से, इस पिंक वाले सरफेस से, जो ये वाला सरफेस है जिसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, यहाँ से तो कोई फ्लक्स होगा नहीं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे निकल रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से कुछ निकल रही हैं, ठीक है, इधर को भी निकल रही होंगी, करेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही हैं, तो यानी कि दो सर्फेसेज होंगे φ1 और φ2, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने वाली है। तो देखो आप खुद बताओ मुझे जरा ध्यान से, हमें पता है φ1 किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे ई डॉट एरिया। ये जो एरिया मैंने बताया ना बहुत छोटी सी शीट ले रखा है, तो इसको मान लेते हैं ये ds हो गया, तो eds हो जाएगा। φ2 की वजह से भी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यार बिल्कुल सही जवाब है, eds हो जाएगा, क्योंकि मैंने रेगुलर सिलेंडर लिया है, दोनों कोने से बराबर ही होंगे ना यहाँ पे, eds और eds हो गया। अब
EDS प्लस EDS करेंगे तो 2 EDS आ जाएगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो देखो टोटल फ्लक्स जो निकलने वाला है वो निकलेगा φ1 प्लस φ2 जो कि φ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 EDS किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे यार φ के बराबर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख दिया मैंने यहाँ से तक। अब अगले स्टेप में आप मुझे ये बताओ, अगर ये 2 EDS 5 के बराबर है, 2 EDS 5 के बराबर है, तो बाय गॉस लॉ मैं ये नहीं बोल सकता कि जो चार्ज इनक्लोज होगा यहाँ पे, छोटा सा चार्ज ही होगा चाहे dq, वो dq बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी तो होगा। क्यों, बिकॉज गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि भाई जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना। इतनी सी बात आपको पता चल गई यहाँ से तक, वही सेम लाइन मैंने यहाँ पे लिख डाली। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी यहाँ से तक। ठीक है, अब एक बात और बताओ, इस छोटे से सरफेस में, जिसको मैं भी रेड से मार्क कर दिया ये रहा, इस छोटे से सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, चार्ज एट रेड सरफेस कितना होगा, तो आप बोलोगे dq। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को, जो मैंने यूनिफॉर्म मानी क्योंकि मैं छोटा सा रीजन ले रहा हूँ, बिल्कुल सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर मैं सिग्मा से डिनोट करता हूँ तो मुझे पता है ना सिग्मा किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे dq बाय ds के बराबर, चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा टाइम्स ds। अगर मैं इस बंदे को उठाऊँ और यहाँ पे आके पुट कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितनी मिल जाएगी, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स EDS शुड बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ds बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ds से ds गया, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कहाँ पे होगी ये, आउटसाइड दी सरफेस है ना, या अवे फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि प्लस चार्ज था ना यहाँ पे। ठीक है, दैट इज़ वाई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या नोटिस किया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। चलो ठीक है, हमने इसको थिन माना था काफ़ी ज़्यादा, है ना। मैं अगेन आपको देखो एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने थिन कंडक्टर और ये थिक कंडक्टर के लिए जो मैंने एनालॉजी यूज़ करी है, ये कोई स्टैंडर्ड एनालॉजी नहीं है कि भाई पूरी दुनिया बोलेगी कि जो बोला गया है कि देयर इज़ नो इनसाइड वाला लॉजिक, पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बाकी आप इसको गूगल वगैरह पे इंटरनेट पे इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया। जो आपको बात क्लिक कर जाए, जिससे लगे आपको कि हाँ यार मुझे समझ में आ गया, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगता है, मुझे तो ये लगती है बात यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, कितने के बराबर आ गया, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग शीट।